हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लाइफ। आज हम बात करेंगे सेक्शन 1 और 2, मतलब इसके सेक्शन 1 के बारे में। यानी इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने विनिर्देश अनुतोष अधिनियम 1963 का जो अधिनियम है, इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझा था कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या कहता है, मतलब इसके चैप्टर में क्या क्या दिया है। और मेरी प्ले लिस्ट में वो वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की मैंने पहली वीडियो जो इंट्रोडक्शन वाली पार्ट की थी वह मैंने डाल दी है अपनी यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे सेक्शन 1 के बारे में। जितनी ज्यादा सेक्शन हो जाती है इसको शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो देखने रखते हैं यूट्यूब चैनल पर तो आपको देखने में दिक्कत होगी, क्योंकि ज्यादा समय वेस्ट होता है इसमें। हम शॉर्ट वीडियो रखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 1 को समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 1 क्या कहती है। सबसे पहले इसको सेक्शन 1 को हम बैरेट लैंग्वेज में ही समझ लेते हैं, बैरेट से ही समझ लेते हैं। एक तो ये पार्ट 1 का हिस्सा है, यानी प्रारंभिक का हिस्सा है। सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 कहता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में, यानी सेक्शन 1 में क्या दिया गया है, इसके शॉर्ट टाइटल के बारे में दिया गया है। और यह कहां तक लागू होता है, मतलब पूरे भारत पर लागू होता है कि भारत में जम्मू कश्मीर एरिया को छोड़कर यह लागू होता है पूरे भारत पर। तो मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर एरिया को 31 अक्टूबर 2019 से अब जो है जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है, यानी यह पूरे भारत पर लागू होता है 31 अक्टूबर 2019 से। डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाता है एमपी जुडिशरी, जो भी जुडिशरी का एग्जाम आप देखने को मिलेगा, तो वह एग्जाम में आपको साफ एक ओटी देखने को मिलेगा। और बहुत सी ओटीओ में अलग अलग पेपरों में अलग अलग ओटी पूछी गई। इससे एक निर्धारित है कि एक ना एक ओटी आनी है। यानी इसके या तो नाम से आएगी कि ये कब का एक्ट है, तो 1963 का एक्ट है, मतलब 1963 का अधिनियम है। और एक्ट नंबर भी ध्यान रखें, इसमें सबसे ऊपर आप देखें टॉप पे, इसमें लिखा है कोष्टक के अंदर अधिनियम क्रमांक 47 सन 1963। तो अधिनियम संख्या भी पूछ लेता है कभी कभी कि अधिनियम क्रमांक कितना है, तो 47 मतलब 47वां एक्ट इसका नंबर है। और इसके जो सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम दिया गया और विस्तार दिया गया। विस्तार का मतलब यह है कहां तक लागू होता है, और संक्षिप्त नाम का मतलब होता है कि इसका नाम क्या है। तो नाम है इसका, पहले क्लॉज में देखेंगे आप, नाम दिया गया है इस अधिनियम को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम कहा जा सकेगा। मतलब इसका नाम क्या है? विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, इस नाम से आप देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है अनुतोष के बारे में। यानी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसका ब्रीच हो जाता है, तो उसके अनुतोष की बात की गई है इसमें। कि यानी सीधी सी बात यह है कि जैसे किसी व्यक्ति का अधिकार वॉयलेट होता है, यानी अधिकार प्रभावित होता है, तो उस अधिकार को बचाने के लिए उसके लिए उपचार की बात करता है यह एक्ट, उसके अनुतोष की बात करता है। मतलब कंपेंसेशन तो मिल ही जाएगा उसको, कंपेंसेशन के अलावा भी क्या कोई उसका उपचार है, या उसके अलावा कोई उसका अधिकार वॉयलेट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो उसकी बात करता है, ये अनुतोष की बात करता है। इसके बाद जो सेकंड क्लॉज आता है सेक्शन 1 का, वह कहता है इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। अब कई एक्ट में आपको देखने को मिलेगा कि संपूर्ण भारत पर तो लिखा ही मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह संपूर्ण भारत पर लागू होता है। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से देखेंगे आप कि संपूर्ण भारत पर यह लागू होता है। उसके बाद देखें आप इसके क्लॉज 3 को, तो यह लिखा है कि यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो यह किस तारीख को प्रवर्त माना जाएगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अधिसूचना जारी करके राज्यपत्र में इसके गजट में इसको पारित किया जाता है, तो गजट के माध्यम से यह उसी दिन से लागू माना जाएगा, तो प्रवर्त माना जाएगा, इसको एनफोर्स माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम, सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है सेक्शन 2, जिसमें दिया है परिभाषाओं के बारे में। अब परिभाषाओं में को आप समझेंगे तो इसकी परिभाषाओं में टोटल आपको कितनी परिभाषाएं, इसमें 5, टोटल 5 परिभाषाएं देखने को मिलेगी। अब 5 परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा जो आती है, यानी ए में क्या लिखा है? बाध्यता के बारे में। क्या लिखा है? बाध्यता के बारे में। अब बाध्यता का मतलब इसमें बताया है कि बाध्यता के अंतर्गत क्या आता है, के अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक कर्तव्य है। तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक कर्तव्य बाध्यता के अंतर्गत आता है, यानी ऑब्लिगेशन के अंदर आता है। क्या आता है? क्या लिखा है? विधि द्वारा प्रवर्तनीय, मतलब विधि द्वारा प्रवर्तनीय
प्रत्येक कर्तव्य, प्रत्येक कर्तव्य क्या माना गया है? प्रत्येक कर्तव्य बाध्यता को विधि द्वारा परिवर्तनीय प्रत्येक कर्तव्य बाध्यता के अंतर्गत आता है। अब बाध्यता के अंतर्गत देखें कि ऑब्लिगेशन क्या है। सीधी सी बात यह है कि एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि प्रत्येक कर्तव्य कैसे। जैसे ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ए का यह कर्तव्य है कि वह बी को जो वचन दिया है उसका पालन करे, है ना। और बी का यह कर्तव्य है कि बी ने इसको जो वचन दिया है यानी उसका वह पालन करे बी। तो ए ने इससे कहा है कि मैं अपनी कार बेच रहा हूं, सेल कर रहा हूं 5 लाख रुपए में। इसने कहा मैं 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। अब यह जब कार इसको दे देगा तो यह अपना कर्तव्य निभाने के अंतर्गत कर्तव्य में यह 5 लाख रुपए ए को देगा। तो ये होता है प्रत्येक कर्तव्य, यानी यह अपने बाध्यता का पालन करेगा, यह अपने बाध्यता का पालन करेगा। यानी प्रत्येक कर्तव्य दोनों के विधि द्वारा परिवर्तनीय है। विधि द्वारा परिवर्तनीय का मतलब यह है कि विधि द्वारा परिवर्तनीय का मतलब यह है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब कि वह एक साउंड माइंड वाले पक्षकारों के बीच किया गया हो, जो अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है, जो अपने हितों की रक्षा करने में मतलब कैपेबल है, सक्षम है एक तरीके से, और मेजर है, 18 साल की आयु जिन्हें पूरी कर ली है, तो वह विधि द्वारा परिवर्तनीय है और उसका कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैलिड माना जाएगा। और वह प्रत्येक कर्तव्य अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्यता के अधीन है। दोनों पे ऑब्लिगेशन चढ़ी हुई है। तो यह होती है ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता के बारे में। उसके बाद हम बात करें इसकी जो बी है, जो दूसरे नंबर की परिभाषा है इसकी, वह है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन। अब व्यवस्थापन को जब आप इंग्लिश में देखेंगे, इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो उसमें लिखा है सेटलमेंट। क्या लिखा है? सेटलमेंट। क्या लिखा है? सेटलमेंट। उसको कहते हैं ऑब्लिगेशन। इसको कहते हैं सेटलमेंट। अब सेटलमेंट आपको मीनिंग से ही पता चल रहा होगा, सेटलमेंट की बात की जा रही है। कैसे सेटलमेंट की बात की जा रही है? इस लैंग्वेज में इसके अंदर क्या लिखा है? ब्रैकेट में इसमें लिखा है व्यवस्थापन के अभिप्रेत है, व्यवस्थापन से अभिप्रेत है कोई लिखत भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 द्वारा यथा परिभाषित किसी इच्छा पत्र क्रोड्स बिन। मतलब व्यवस्थापन के अंदर यह बोल रहा है कि जो सक्सेशन एक्ट है, कब का? 1925 वाला। ये जो सक्सेशन एक्ट है मतलब इसके अंतर्गत क्या शामिल नहीं होगा। तो इसमें से दो बात निकल के आती है, प्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। क्या बात है? इसमें क्या हटाया गया है? तो क्या हटाया गया है उसको देख लें। इसमें लिखा है कि जो सक्सेशन एक्ट है 1925 का, सक्सेशन एक्ट है 1925 का, उसके द्वारा क्या क्या दो चीज हटाई गई? पहली चीज कौन सी हटाई गई है? एक तो बिल, बिल को सेटलमेंट नहीं माना है, और एक क्रोड पत्र। क्या है? क्रोड। तो बिल और क्रोड पत्र को सेटलमेंट नहीं माना है सक्सेशन एक्ट 1925 के द्वारा। इसमें लिखा है सेक्शन, ठीक है। और जिसके द्वारा जंगम स्थावर संपत्ति के क्रमवर्ती हितों का गंतव्य अथवा न्यागमन का व्ययन किया जाना है, व्ययन किया जाना तय किया गया जाता है। मतलब जंगम और स्थावर संपत्ति के क्रमवर्ती हितों का गंतव्य। तो इसके अंतर्गत क्या शामिल है? अब क्या जोड़ा गया है? एक तो क्या क्या हटाया गया है और क्या जोड़ा गया है? ये तो हटा दिया गया है सक्सेशन एक्ट 1925 द्वारा। जो बिल है और क्रोड बिल है सेटलमेंट से भिन्न है, इनके अंतर्गत नहीं आएंगे। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा? तो इसके अंतर्गत लिखा है इसमें कि जो जंगम संपत्ति होती है यानी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के क्रमवर्ती हितों का गंतव्य। एक क्रमवर्ती हितों का गंतव्य है, क्रमवर्ती हित। अब क्रमवर्ती हित कैसे?
क्रमवर्ती हित का मतलब है कि जैसे ए के पास कोई संपत्ति थी, अब बी को उसने बेच दी, इसने सी को बेच दी, इसके बाद डी को बेच गई, तो क्रमवर्ती हित ट्रांसफर हो रहा है, तो सेटलमेंट हो रहा है उस संपत्ति का, उस प्रॉपर्टी का, हो रहा है कि नहीं। तो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी संपत्ति के हितों का गंतव्य, मतलब इनमें जो हित व्यक्ति के होते हैं उनका क्रमवर्ती गंतव्य बोल रहा है जी। क्या बोल रहा है? क्रमवर्ती, जो क्रमवर्ती हित हैं उनके गंतव्य की बात हो रही है कि गंतव्य और न्यागमन का व्यवहार किया जाता है। तो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्रमवर्ती हितों का गंतव्य और न्यागमन व्यवहार किया जाता है। तो वह क्या होता है? सेटलमेंट होता है। जो क्रमवर्ती हित के गंतव्य और न्यागमन में साथ देते हैं वह होता है सेटलमेंट। वह माना गया है या व्ययन होना तय किया जाता है, तो उसे क्या माना गया है? सेटलमेंट माना गया है। तो सेटलमेंट की डेफिनेशन में बस इतना है। इसमें ध्यान रखें, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये इंपोर्टेंट है कि इसमें क्या शामिल नहीं होता। तो क्या शामिल नहीं होता है? सक्सेशन एक्ट 1925 के द्वारा बिल और क्रूड बिल। इसके बाद तीसरी डेफिनेशन आती है इसमें। तीसरी जो डेफिनेशन है गा करके है, तीसरी डेफिनेशन इसमें दी गई है न्यास वाली। न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट। अब न्यास के अंतर्गत ये बोल रहा है कि भारतीय न्यास अधिनियम 1882, एक तो एक एक्ट का नंबर याद रखें इसमें, ये कौन से एक्ट का नंबर बोल रहा है, एक्ट ईयर कौन सी है? 1882, सॉरी नंबर नहीं, एक्ट का ईयर याद रखें कि कौन से ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट एक्ट कौन सा बोल रहा है ये, कौन सा? 1882 की धारा 3 में, मतलब इसकी भी धारा 3 जो सेक्शन 3 है इस एक्ट की, सेक्शन 3 है और इसके अंतर्गत उस अधिनियम के अध्याय 9 के अर्थ के भीतर किसी न्यास की प्रकृति में कोई बाध्यता भी है। तो इसी अधिनियम, इसके अंतर्गत उस अधिनियम के अध्याय 9 के अर्थ में किसी न्यास की प्रकृति में कोई बाध्यता भी है। तो न्यास के अंतर्गत पर यही ध्यान रखना है इसमें, और कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। अब ट्रस्ट तो आप समझते ही होंगे, ट्रस्ट नहीं समझते क्या? अरे ट्रस्ट का मतलब सीधी सी बात यह है कि जैसे ए के पास कोई अपनी जमीन है, जंगम संपत्ति है, स्थावर संपत्ति है, वह ट्रस्ट के माध्यम से इसको ट्रांसफर कर देता है, इसको ट्रस्टी बना देता है उस संपत्ति पर, इसको ट्रस्ट का हित दे देता है कि अगर जो भी किराया वगैरह की, जो भी किराएदार के मतलब जो भी इस संपत्ति पर ठहरेगा उसका किराया भी उठाएगा, तो इसको ट्रस्टी बना गया है। अब इसमें एक ट्रस्ट से एक क्वेश्चन भी आता है, प्री में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्या कोई संपत्ति, कोई स्थावर संपत्ति स्वयं को भी अंतरित की जा सकती है? तो इसका आंसर ये है कि स्वयं को अंतरित की जा सकती है। जब आप संपत्ति अंतरण अधिनियम की सेक्शन 5 को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जीवित व्यक्ति अन्य एक या अधिक जीवित व्यक्तियों को वह संपत्ति ट्रांसफर की जाती है। लेकिन क्या व्यक्ति स्वयं को भी ट्रांसफर कर सकता है? तो स्वयं को ट्रांसफर कर सकता है, अपने आप को उस संपत्ति पर, जो संपत्ति है, अपने आप को स्वयं को उस पर ट्रस्ट के रूप में नियुक्त होकर उस संपत्ति को स्वयं के द्वारा ट्रांसफर माना जा सकता है। मतलब ए ने बी को ट्रांसफर की तो ट्रस्ट ही दी था ना। ट्रस्ट का मतलब होता है ट्रांसफर ही होना। एक ट्रस्ट भी एक ट्रांसफर है, तो स्वयं को भी ट्रांसफर कर सकता है, तो स्वयं को ट्रस्ट करे, स्वयं को उसी संपत्ति पर स्वयं को ट्रस्टी के मतलब ट्रस्टी के तौर पर नियुक्त करके उस संपत्ति को स्वयं को ट्रांसफर कर सकता है। तो न्यास के अंतर्गत, अब न्यास में ध्यान रखना केवल एक्ट का ईयर और सेक्शन 3 इसमें इंपोर्टेंट है। उसके बाद है न्यासी कि ट्रस्टी कौन होता है। अब ट्रस्टी के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति है जो न्यास में संपत्ति धारण किए हुए, मतलब ट्रस्टी तो आप समझ ही गए होंगे। अब ट्रस्टी इसमें कौन हुआ? ये क्यों बी को वह संपत्ति मिली ट्रस्टी के रूप में, ए ने इसको ट्रांसफर कर दी गई, इसको ट्रस्टी के तौर पर नियुक्त कर दिया, तो ये कौन हुआ? ट्रस्टी। मतलब
वह संपत्ति धारण किए हुए है, न्यास के रूप में वह संपत्ति धारण किए हुए है, तो वह माना गया है ट्रस्टी। सीधी सी डेफिनेशन है, ज्यादा हौच-पौच नहीं करना इसमें। उसके बाद आता है अपना मतलब पांचवी डेफिनेशन आती है कि इसमें अगर जो परिभाषित नहीं किया गया है, मतलब इस एक्ट के अंदर जो परिभाषित नहीं है, इसमें जिसकी परिभाषा नहीं दी गई है, परिभाषा नहीं होने पर किसकी मानी जाएगी डेफिनेशन? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसकी वीडियो मैंने पहले प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें कुछ वीडियो मैंने डाल दी है, उसको आप देखें, आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट 1872 वाला जो एक्ट है, उसके अंतर्गत डेफिनेशन दी गई है, उसके अंतर्गत डेफिनेशन मानी जाएंगी। जो इस एक्ट में समझाया नहीं गया है, जिन डेफिनेशनों को बताया नहीं गया है, उसके द्वारा वह डेफिनेशन मानी जाएंगी। तो इसमें हमने देखा बाध्यता क्या होता है, व्यवस्थापन क्या होती है, न्यास क्या होता है, न्यासी क्या होता है, परिभाषित नहीं होने पर बाकी जो डेफिनेशन है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट से इंडिया जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का है, उसके द्वारा देखी जाए। तो ये थी सारा डेफिनेशन पार्ट जो सेक्शन 2 में बताया गया है। तो इसमें हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को समझा। आने वाली वीडियो में मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई ऐसा सेक्शन है कि मेंस से संबंधित है या प्री के ओटीओ से, तो ज्यादातर सभी सेक्शन इम्पोर्टेंट हैं। एक बार सभी सेक्शनों के जो नंबर हैं वह आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। और जो वो है क्या कहते हैं अपन मेंस के हिसाब से देखा जाए, तो मेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये जो डेफिनेशन है ये आगे आपको काम में आएंगी कि न्यास क्या है। न्यास एक्ट 1882 का जो सेक्शन 3 में बताया गया वह न्यास है। न्यासी कौन होता है? जो न्यास के रूप में संपत्ति धारण की हुई है वह न्यासी है, ट्रस्टी है। सेटलमेंट क्या है? तो सेटलमेंट के अंदर बिल और करोड़ बिल शामिल नहीं होंगी, ध्यान रखना। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी में जो क्रमवर्ती हित होते हैं उनके गंतव्य, वो चीज आती है इसमें सेटलमेंट में। अब ऑब्लिगेशन में क्या आता है? तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक कर्तव्य क्या होता है? ऑब्लिगेशन होती है, बाध्यता होती है, वो चीज। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सेक्शन 2 को आप पढ़ेंगे तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है सेक्शन 2 से डायरेक्ट ओटी पूछा जाता है। कैसे? इस सेक्शन 2A में क्या है? तो सेक्शन 2A में बाध्यता है। सेक्शन 2D में क्या है? सेक्शन 2D में न्यासी है, ट्रस्टी की डेफिनेशन है। सेक्शन 2E में क्या है? तो सेक्शन 2 में जैसे हमने देखा था कि 2E में क्या है? 2E में कॉन्ट्रैक्ट है। 2E में बताया गया है कि ऐसी कोई डेफिनेशन जो इसमें परिभाषित नहीं है सेक्शन 2 में, वह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के माध्यम से देखी जाएंगी। तो ऐसे डायरेक्ट प्री का क्वेश्चन इसमें आ जाता है एमसीक्यूज वाइज, जो जुडिशरी के एग्जाम होते हैं। तो हमने जो एसआरए था उसके सेक्शन 2 को समझ लिया है। आने वाली वीडियो में मैं सेक्शन 5 के बारे में, जैसे हम आगे सेक्शन 5 को रिकवरी ऑफ पोजीशन के बारे में, 6 के बारे में, ऐसी कोई जो सेक्शन है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन इंपोर्टेंट बन जाती है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो डायरेक्ट सीधे पूछी जाती है मेंस में, तो उसके बारे में बात करेंगे। मेंस के बारे में जैसे सेक्शन 5 है, 6 है, 10 है, इनसे डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन सेक्शन जो नंबर वाइज है, जैसे सेक्शन 1 से लेके हम टोटल 47 या 48 इसमें सेक्शन है, सेक्शन 47 तक, सेक्शन 48 तक जितनी भी है, इन तक नंबर वाइज तो सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि नंबर वाइज डायरेक्ट पूछे जाती हैं एमपी जुडिशरी में या जो भी जुडिशरी के एग्जाम होते हैं। मैं तो सभी की बात करूंगा, सभी में, क्योंकि एसआरए एक ऐसा एक्ट है, जो एक्ट है एक ऐसा एक्ट है, वो सब में ही पूछा जाता है स्पेसिफिक। एक सिविल की भांति एक्ट यह चलता है। पूरा एक्ट एक सिविल है जिसमें रिलीफ के बारे में दिया गया है पूरे एक्ट में। तो हमने सेक्शन 2 को समझा। आगे वाली वीडियो में हम और भी समझेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की आपकी जानकारी आपको मिल जाए। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।